यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। सुबह का वक्त जेम्स ओबरॉय स्कूल समय यूं ही बीत रहा था और मोह के बोर्ड के एग्जाम्स आ गए थे। फिलहाल वो अपने स्कूल में ही थी, क्योंकि स्कूल वाले उन्हें सेंटर तक लेकर जाने वाले थे, ताकि स्टूडेंट्स देख सके कि एग्जाम सेंटर कहां पर है। अगले एग्जाम से सारे के सारे स्टूडेंट्स को खुद ही सेंटर जाना था। अब तक मोह 17 साल की हो चुकी थी। वो इस वक्त बेंच पर बैठी हुई थी और साइंस की किताब लेकर बैठी थी। किताब में कुछ केमिकल फॉर्मूले थे जिन्हें वह समझने की कोशिश कर रही थी। उसके साइड में भावना बैठी हुई थी, जो बस आते जाते स्टूडेंट्स को देख रही थी। मोह ने भावना से सवाल किया, यह वाला केमिकल फॉर्मूला जरा समझा दे। भावना ने उसे समझा दिया। अब कोई भी मोह को ज्यादा परेशान नहीं करता था और ना ही बुली करता था। बस कभी कभी जो जिद PhD करके बैठे हुए थे, वो उसे गांव की लड़की, हिंदी मीडियम, पीरियड गर्ल जैसे टाइटल देकर चिढ़ाते थे। लेकिन अब उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो उल्टा जवाब देना जान चुकी थी। खुशहाल भावना और मोह की तरफ बढ़ रहा था कि तभी एक लड़का आया। उसने जानबूझकर अपना पैर अड़ा दिया और ना देखने का नाटक करते हुए सीधा नीचे खुशहाल को गिरा दिया। जब भावना और मोह ने पलटकर देखा तो वो हैरान रह गए। दोनों अपनी जगह से खड़ी हो गई और उन्होंने खुशहाल को उठने में मदद की। खुशहाल की नाक पर चोट लग गई थी। भावना ने उस लड़के से कहा, तेरे अंदर तमीज नहीं है क्या? चलना नहीं आता? लड़का बोला, चल तू सिखा दे, सीख जाऊंगा। उस लड़के के पास खड़े उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। मोह ने कहा, ठीक है, चलना सिखा देते हैं। इसके बाद मोह आगे गई। जहाँ राइटिंग बोर्ड था वहाँ एक स्टिक रखी हुई थी, जो टीचर्स के लिए होती है। उसने वो स्टिक उठाई और जबरदस्ती उस लड़के के हाथ में थमा दी और उसकी कंधे पर हाथ रखकर उसे जबरदस्ती बूढ़ों की तरह चलाते हुए बोली, ऐसे चलते हैं क्योंकि तुम लोगों को ना ऐसे ही चलना चाहिए। ये सब देखकर सारी क्लास उस लड़के पर हंसने लगी, जिसने खुशहाल को गिराया था। उसे अब मोह ने बूढ़ा बना दिया। मोह जबरदस्ती लड़के को चला रही थी और फिर उसने झटके से उसकी पीठ पर कोहनी मारी, जिससे लड़का डंडे समेत गिर गया। वो डंडा सीधा उसकी नाक और गले के पास लग गया। अब यह वो मोह नहीं थी जो बात बात पर रो देती थी। रुद्रम ने उसे बहुत सारी ट्रेनिंग दी थी, डिफेंस की भी और परफेक्शनिस्ट की भी। दूसरों को करारा जवाब कैसे देना है, ये भी उसने रुद्रम से ही सीखा था। और जब भी वो कोई ऐसा काम करती थी तो मन ही मन अपने बाबू साहब को जरूर थैंक यू बोलती थी। अभी भी उसने यही किया। थैंक यू सो मच बाबू साहब, आपने मुझे लड़ना सिखाया, वरना शायद मैं आज भी वही डरपोक राधे गांव की मोह होती। लेकिन अब मैं मोह नहीं हूँ। वो अपनी सीट पर जाकर दोबारा बैठ गई। उस लड़के ने दोबारा मोह से पंगा ना लेने का फैसला किया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर किताबें खोल ली, क्योंकि थोड़ी देर में टीचर आने वाले थे। टीचर ने उन्हें बताया कि एग्जाम किस तरीके से देना है और सेंटर तक कैसे जाना है। वहाँ किस तरीके के टीचर्स होंगे और वो किस तरह से नजर रखेंगे कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। कभी कभी फ्लाइंग स्क्वाड भी आ सकती है और अगर उन्होंने तुम्हें चीटिंग करते हुए देख लिया या तुम्हारे पास कोई चीटिंग पेपर मिला तो वो तुम्हें कुछ सालों के लिए सस्पेंड कर देंगे और तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने के बाद टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। शाम के वक्त रुद्रम मोह को लेने आया और फिर मोह पूजा के साथ चली गई। बाहर गेट पर भावना खड़ी थी और कुछ देर बाद खुशहाल आ गया। मोह ने खुशहाल को पहले ही बोल दिया था कि वो गेट पर ना आए, क्योंकि जो मोह को लेने आते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो किसी लड़के के साथ स्कूल में बात करे। लेकिन फिर भी वो चुपचाप खुशहाल से बात करती थी, क्योंकि खुशहाल एक अच्छा लड़का था। खुशहाल ने कहा, आखिर है कौन जिसको लड़कों से इतनी प्रॉब्लम है? खुद भी तो लड़का है। भावना ने कहा, कोई पजेसिव फैमिली मेंबर होगा। खुशहाल ने कहा, भाई वैसे तो हमारी फैमिली में भी लोग पजेसिव हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी से दोस्ती करने पर पाबंदी लगाते। इसके अंदर हिम्मत है जो हमारे साथ दोस्ती करके फिर भी बैठी है। भावना ने अपने कंधे उचका दिए और बोली, क्या पता कौन है? बताती भी तो नहीं है कि इसके घर में कौन कौन है। खुशहाल ने कहा, हमने तो बता दिया है कि हमारे घर में कौन कौन है, ये क्यों नहीं बताती? भावना ने कहा, शायद किसी ने मना किया हो कि नहीं बताना है। अगर किसी बड़े ने मना किया है तो हमें क्यों बताएगी? आई नो हम दोस्त हैं, लेकिन फैमिली भी एक चीज होती है भाई। ट्रस्ट नाम की कोई चीज होती है दुनिया में। खुशहाल ने कहा, पता लगाना पड़ेगा, आखिर ये है कौन? भावना ने पूछा, कैसे? खुशहाल ने कहा, एक दिन इसकी गाड़ी का पीछा करेंगे, देखेंगे कि ये कहाँ जा रही है। भावना ने कहा, कहाँ जाएगी? सिंघानिया मेंशन जाएगी। और कहाँ जाएगी? मैंने कहा था ना, एक दिन रुद्रम सिंघानिया लेने आया था। खुशहाल ने कहा, पर एक दिन आया था, जरूरी थोड़ी है कि अभी भी वही रहती है, कहीं और रहती होगी। भावना ने कहा, पता नहीं यार, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। रुद्रम का सरनेम सिंघानिया है और इसका सरनेम वर्मा, इन दोनों का मेल कैसे हुआ? खुशहाल ने कहा, यही तो पता करना है, एक दिन पीछा करेंगे। भावना ने कहा, कल से एग्जाम है हमारे, कहाँ पीछा करेंगे? शांति से पढ़ाई पर ध्यान देना, तुम्हें करना हो तो शौक से कर लेना, मैं नहीं करूंगी। उसके बाद भावना अपनी वैन की तरफ चली गई। दूसरी तरफ मोह अपनी कार में बैठी हुई थी। उसके हाथ में किताब थी और वो उसे पढ़ रही थी। रुद्रम ने कहा, तुमने तो किताब से मोहब्बत कर लिया है। मोह ने कहा, आपने ही तो कहा था कि किताब से मोहब्बत करो, तो किताब तुमसे मोहब्बत करेगी और फिर तुम अच्छे से एग्जाम में पास हो जाओगी। वही कर रही हूँ। रुद्रम ने अपना एक हाथ स्टीयरिंग से हटा दिया और दूसरा हाथ मोह की किताब पर रखकर उसे बंद करके पीछे वाली सीट पर डाल दिया। जिस पर मोह ने कहा, यह क्या किया?
रुद्रम ने अगले ही पल मोह की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। इस पर मोह ने उसे पलट कर देखा और कहा, क्या कर रहे हो, मुझे पढ़ना था। लेकिन रुद्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने हाथ को आगे उसके पेट की तरफ ले गया और सामने की तरफ ड्राइव करते हुए बोला, तुम अपने पति को भूल रही हो। मोह ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रुद्रम ने उसके पेट पर अपने हाथ से दबाव बनाते हुए कहा, पर मुझे लगता है क्योंकि तुम अब पूरा टाइम सिर्फ अपने बुक्स में लगी रहती हो, कभी कभी तुम्हारी बुक्स मुझे मेरी सौतन लगती है। ये सुनकर मोह का मुंह खुला का खुला रह गया और वो बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो बिल्कुल पलट गई और रुद्रम के चेहरे को अपने चेहरे के करीब किया। रुद्रम ने कहा, क्या कर रही हो, एक्सीडेंट हो जाएगा। मोह ने कहा, तो रोक दो कार, मैं नहीं रुकूंगी। फिर मोह सामने से रुद्रम के चेहरे पर झुक गई और उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। रुद्रम की आंखें बड़ी तो हुई, लेकिन उसके दिमाग में यह भी था कि वो दोनों कार में है और इस वक्त वो कार को ड्राइव कर रहा है। अगर वो मोह के किस में खो गया तो एक्सीडेंट हो सकता है और दोनों का ही राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए उसने मोह को खुद से दूर किया और कहा, तुम्हें क्या करना है। मोह ने कहा, वही जो मैं अभी कर रही थी। उसके बाद वो दोबारा उसके ऊपर झुकने लगी तो रुद्रम ने तुरंत उसका चेहरा थोड़ा साइड किया और आगे की तरफ देखने लगा, क्योंकि मोह ने उसके ऊपर जाकर बिल्कुल ही रास्ता ब्लॉक कर दिया था। उसने कहा, तुम एक तरफ हो जाओ, फिर एक बार तुम्हारी फरमाइश पूरी करता हूँ। मोह उठकर अपनी जगह पर आ गई। रुद्रम कार ड्राइव करते हुए एक जगह रुक गया और कार को एक किनारे लगा दिया। रास्ते पर अभी भी बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी, लेकिन इस वक्त वो हाईवे पर थे तो कोई भी उन्हें परेशान करने के लिए गाड़ी तक नहीं आ सकता था। उसके बाद वो गाड़ी से उतरा, फिर दूसरी तरफ जाकर मोह की तरफ का दरवाजा खोला और तुरंत उसे गोद में उठाकर पीछे की तरफ लाया और उसे सीट पर पटक दिया। जो सामान पीछे था उसे आगे कर दिया। फिर बिना कुछ बोले सीधा उसके ऊपर आया और उसके होठों को अपने होठों में लेकर बंद कर दिया। मोह की आंखें बड़ी हो गई और रुद्रम उसे बस शिद्दत से किस कर रहा था। कुछ देर बाद मोह की आंखें भी नॉर्मल हो गई और उसने रुद्रम की गर्दन में अपना हाथ डाल दिया। रुद्रम ने होठों को और भी गहराई से चूमना शुरू किया। दोनों के होठ आपस में ऐसे चिपके हुए थे जैसे मधुमक्खी शहद के छत्ते से चिपकती है। दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन किस केवल एक ही दिशा में था, रुद्रम की तरफ से, क्योंकि मोह को ठीक से करना नहीं आता था। वो दोनों काफी देर तक रुक रुक कर एक दूसरे को किस करते रहे। उसके बाद रुद्रम उससे दूर हुआ और फिर उसने मोह की ड्रेस जो सिल्वर खा चुकी थी उसको ठीक किया और कहा, अब शांति से यहीं बैठी रहो, मैंने तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दी है। उसके बाद वो वापस ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी को सिंघानिया मेंशन की तरफ घुमा दिया। वहीं दूसरी तरफ चौधरी मेंशन में मोह अपने दोनों बच्चों को प्यार से दूध पिला रही थी। माहिर तो शांति से दूध पीकर सो गया था, लेकिन राधिका नखरे कर रही थी। वो बार बार अपने हाथ पैर मार रही थी, जिससे मोह को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, तुम शांति से दूध क्यों नहीं पीती हो। अपने भाई को देखो, कितने अच्छे से उसने पी भी लिया और शांति से सो भी गया, और एक तुम हो, जब देखो अपनी मम्मी को परेशान करती रहती हो। शांति से पियो इसे। उसके बाद उसने वापस राधिका को अपने सीने से लगा लिया और कपड़े से ढक दिया, लेकिन वो बदमाश लड़की दूध नहीं पी रही थी। वो बार बार अपने मुंह को कभी उसके पेट में दबा रही थी तो कभी उसके क्लीवोस के पास लेकर जा रही थी और उसे लीक कर रही थी। मोह को गुदगुदी तो हो रही थी, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने राधिका को वैसे ही लेटा दिया और कहा, शांति से ऐसे ही खेलती रहो, मैं नहीं बुला रही तुम्हें दूध पीने के लिए। रोती रहोगी ना तो बोलना मत कि दूध नहीं पिलाया। रणधीर जो वहीं सोफे पर बैठा हुआ था हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, क्या तुम भी, यह अभी 1 साल की भी नहीं हुई है और ये तुम्हें कुछ बोलेगी। मोह ने कहा, हुई तो ये 6 महीने की भी नहीं है, बस आवाजें निकलती रहती है अजीब अजीब मुंह से। रणधीर ने अपना काम साइड में रख दिया और उठकर अपनी प्यारी सी बेटी के पास आया। उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, आवाजें जैसे वो निकालती है वैसे ही आवाज ये निकालती है। मोह ने अपनी आंखों को छोटा किया और कहा, मैंने अलग अलग आवाजें निकालती हूँ। रणधीर ने मोह को काफी अजीब और इंटेंस नजरों से देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम आवाजें नहीं निकालती। मोह ने अपना सिर नामे हिला दिया। रणधीर थोड़ा उसके चेहरे पर झुक गया और बोला, तो जब मैडम हम आपके करीब आते हैं तो आप आवाजें नहीं निकालती, तो मुझे कौन सा म्यूजिक सुनाई देता है जब हम आपको अपनी बाहों में समेट लेते हैं। मोह की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई और उसने अपनी नजरों को दूसरी तरफ किया और बोली, छी कितने गंदे आदमी हो, ऐसी आवाज क्यों निकलेगी हमारी बेटी के सामने। रणधीर हंसने लगा और बोला, क्यों नहीं निकल सकती, निकलेंगी ना जब शादी हो जाएगी इसकी। मोह ने राधिका को वापस रणधीर के हाथ से ले लिया और कहा, हाँ हाँ जब शादी होगी तब, और वह भी तब जब मैं होने दूंगी इसकी शादी। अभी तो ये शादी करने लायक है भी नहीं, अपनी माँ की तो बात मानती नहीं है, और शादी में अभी कम से कम 25 साल बड़े हैं। अभी से क्यों सोच रहे हो, अभी तो दुनिया में आए हैं और आप इसे विदा करने के बारे में सोच रहे हो। रणधीर और भी ज्यादा हंसने लगा, फिर बोला, आज शाम को तुम्हारे मम्मी पापा आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। मोह इस पर थोड़ी चुप हो गई और बोली, क्यों, वो क्यों आ रहे हैं। रणधीर ने कहा, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। मोह ने कहा, हाँ आई नो कि वो मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन आपको पता है ना। रणधीर ने कहा, हाँ मुझे पता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनसे मिलोगी नहीं। मोह ने राधिका को वापस दूध पिलाने की कोशिश की। शाम के वक्त मोह के अडॉप्टेड पेरेंट्स आ गए और साथ ही मोह के 2 भाई भी आ गए। मोह के अडॉप्टेड पेरेंट्स के सिर्फ 2 बेटे थे, उनकी कोई बेटी नहीं थी और आगे कभी उसकी अडॉप्टेड मदर मां नहीं बन सकती थी। डॉक्टर ने कहा था कि अब अगर मां बनने की कोशिश की तो या तो बच्चा मरेगा या फिर वो खुद मर जाएगी। इसीलिए उन्होंने कोई रिस्क उठाया नहीं और एक अनाथालय से मोह को गोद ले लिया, जिससे उनकी फैमिली पूरी हो गई थी। दोनों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक भाई जिसका नाम सूर्य था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, और दूसरे भाई का नाम आदित्य था। वह भी अनमैरिड था, लेकिन उसकी लाइफ में कोई नहीं था।
आदित्य काफी खामोश रहता था, पता नहीं क्यों, लेकिन सूर्य काफी खुशमिजाज आदमी था। ऐसा लगता था कि उसने जिस भी लड़की को अपनी लाइफ में एंट्री दी है वह काफी अच्छी थी। और मोह सबसे ज्यादा अटैच आदित्य के साथ ही थी। मोह अपने दोनों बच्चों के साथ आदित्य के पास ही बैठी हुई थी और राधिका आदित्य की गोद में थी और काफी शांत लग रही थी। वो ज्यादातर आदित्य की गोद में ही शांत रहती थी, बाकी किसी की गोद में वो शांत नहीं रहती थी। लेकिन आदित्य का चेहरा देखकर ऐसा लगता था जैसे वहां पर उसके मामू ना होकर कोई शैतान हो। एपिसोड 48, रात का वक्त, सिंघानिया मेंशन में। इस वक्त हर कोई डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। तभी कविता जी ने मोह से सवाल किया, कल तुम्हारा पेपर है ना मोह? मोह ने कहा, हाँ दादी, कल पेपर है। जवाब देने के साथ साथ मोह खाना भी खा रही थी। वो काफी बदल गई थी और यह सब कुछ सबको पसंद आया था, लेकिन अजय और अमर को बिल्कुल राज नहीं आ रहा था। अमर, जो मोह को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, अब वो ये काम भी नहीं कर सकता था क्योंकि रुद्र ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। मानसी ने कहा, प्रिपरेशन हो गई? मोह ने कहा, लगभग हो गई है, बस थोड़ा सा ही रिवीजन बाकी है, वह भी हो जाएगा। फिर मैं बाबू साहब को अपना सारा का सारा रिवीजन सुना दूंगी तो मेरे सिर से बहुत हल्का हो जाएगा कि हाँ, अब मुझे सब कुछ आता है। फिर मैं आराम से सो जाऊंगी। मानसी ने कहा, बिल्कुल, और ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, जैसा आता है जितना आता है करके आ जाना, टेंशन मत लेना फालतू में। मोह ने कहा, यह हिदायत तो मुझे बाबू साहब ने पहले ही दी थी। मानसी मुस्कुराते हुए सबको खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाने का इशारा किया। अमर इस वक्त अपने कमरे में था और एक छोटे से ड्रिंक काउंटर के पास गया। उसने वहां से एक शराब की बोतल निकाली और ग्लास में डालकर बालकनी के पास आ गया और धीरे धीरे पीने लगा। उसे मोह की याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो गलत इंसान के पास है। अगर वो मोह के पास होता तो अब तक उसे बीवी के सारे सुख दे चुका होता, न कि रुद्र की तरह रुका हुआ होता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र, जो डेविल की तरह है और हर चीज को परफेक्ट और टाइम पर चाहता है, वो मोह के करीब क्यों नहीं जाता था। वो मानता था कि वह भी सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो बिल्कुल भी करीब नहीं जाएगा। तभी अजय आ गया और फोन अमर को देते हुए बोला, अमर, तुम्हारी माँ का फोन है। अमर ने जाकर अजय के हाथ से फोन लिया और अपनी माँ से बात की, फिर खुश होकर बोला, जरूर। उसके बाद उसने फोन अजय को दिया। अजय ने कहा, क्या कहा तुम्हारी माँ ने? अमर ने कहा, मेरी माँ, आपकी मिस्ट्रेस और आपकी भाभी ने कहा है कि वह अपने पति के साथ बहुत जल्दी यहाँ आ रही है, शायद अगले महीने आ जाएगी। अजय ने कहा, तुमने मना क्यों नहीं किया? अमर ने कहा, एक तो इतने सालों के बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है और आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ को कह दूं कि मत आए। अजय ने कहा, तुम्हें पता है ना कि जब तुम्हारी माँ आती है तो मुझे कैसा लगता है? अमर ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो यह चीज आपको मेरी माँ के करीब जाने से पहले सोचना चाहिए था। वो तो मेरे स्टेप फादर कितने अच्छे हैं कि उन्होंने इस सिचुएशन के बाद भी मेरी माँ को अपनाया है, पर बस फर्क इतना है कि आपकी उस हरकत की वजह से मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला, क्योंकि आपकी बीवी तो मुझे माँ का प्यार देती नहीं ढंग से। अजय ने कहा, स्टॉप इट, अगर मैं वैसा ना करता तो तुम कभी इस दुनिया में ना होते। अमर ने कहा, ज्यादा अच्छा होता। उसके बाद उसने थोड़ा रुक कर कहा, कृतिका और आयुष को मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं कर पाती। अजय ने कहा, वो इसीलिए ये सब नहीं कर पाती क्योंकि वो नहीं चाहती कि फालतू में किसी को शक हो जाए। अमर ने कहा, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अब मेरे कमरे से निकल जाइए, मुझे सोना है। उसके बाद अमर ने लास्ट घूंट शराब का पिया और फिर सीधे कमरे में चला गया। अजय को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो वहां से चला गया। वह अपने कमरे में आया और गुस्से से अपने बैग की पैकिंग करने लगा। मानसी को अजीब लगा और उसने कहा, छोड़िए, मैं कर देती हूँ जी। लेकिन मानसी के उसके हाथ पकड़ने पर अजय ने उसे झटका दे दिया। मानसी सीधे जमीन पर गिर गई और उसने अपने चेहरे को संभाला क्योंकि चोट लग गई थी। फिर वो बोली, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं कर रही हूँ ना आपका बैग पैक, आप सो जाइए, आपको कल जाना भी है। अजय ने कहा, एक भी औलाद तुमने मुझे सही से नहीं दी। एक बस माँ का राग जापती है और दूसरी को तो पता ही नहीं है कि क्या करना है। तुम्हारे लड़के को इतनी बार कहा है कि अपनी बीवी के साथ रिश्ता आगे बढ़ाए और इस घर को बसा दे, लेकिन अगर उसने सुना होता। मानसी ने थोड़ा धीरे से और कांपते हुए कहा, लेकिन मोह सिर्फ 17 साल की है और आपको पता है ना कि क्या हुआ था मेरे साथ। जबरदस्ती मैं करीब आ रही थी, हमारा पहला बच्चा दुनिया से चला गया था। अजय ने कहा, अगर वही सब चीज मोह के साथ भी होगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम से कम ये तो रहेगा कि वो लड़का उसके करीब गया, लेकिन वो सिर्फ उसे अपने पास रखता है और उसके साथ सोता है और उसके अलावा कुछ नहीं करता। मानसी कुछ नहीं बोली। उसने वही चीज दोबारा बोल दी जो उसने पहले बोली थी। बोलने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि अजय उल्टा गुस्सा करता था। वो शांति रही और जैसा कि अजय ने कहा था, बिस्तर पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद अजय भी उसके साइड में आकर लेट गया। उसने खुद से कहा, कुछ तो करना पड़ेगा इस घर में बारिश लाने के लिए, वरना मैं तुम्हारी शादी किसी और से करवा दूंगा। सुबह सुबह ही अमरेंद्र जी, कविता जी और अजय वहां से चले गए। रुद्र मोह को लेकर उसके स्कूल सेंटर की तरफ चला गया जहां उसका एग्जाम होने वाला था। रुद्र ने कहा था कि वो स्कूल किसी के भरोसे उसे लेकर नहीं जाएगा, वो खुद ही उसे लेकर चला जाएगा। इसीलिए वो स्कूल की तरफ से ना जाकर खुद से ही गई थी। स्कूल से जो स्टूडेंट आने वाले थे वो मोह से पहले ही आते थे और बाहर कुशल और भावना दोनों मोह का वेट कर रहे थे। मोह कार से उतरी और रुद्र ने उसे बाय कर दिया और उसके बाद वो वहां से चला गया। मोह सेंटर के पास आ गई और उसने जब भावना और कुशल को वैसे ही बाहर खड़े हुए देखा तो बोली, क्या हुआ, बाहर क्यों खड़े हो? भावना ने कहा, ये कौन है जो तुम्हें छोड़ने आता है दिल्ली? मोह ने कहा, कोई और। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगी तो भावना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बुरी तरह से कहा, हम तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं लेकिन तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताती, तुम्हें किसी ने मना किया है क्या? मोह ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं बस, मनोहर वर्मा, और कोई नहीं है। भावना ने कहा, ये तुम्हारे फादर तो मुझे लगते नहीं है, देखने से उनका कोई बाल विवाह हुआ है क्या?
और उनका सरनेम तो सिंघानिया है। पूरी दुनिया जानती है इन्हें कि रुद्रम सिंघानिया है। तुम्हारा इससे क्या कनेक्शन है? मोह इस पर खामोश हो गई, क्योंकि उसे सख्त मनाही थी कि वो किसी को नहीं बताएगी कि रुद्राक्ष उसका पति है। मोह धीरे से कहा, कुछ भी नहीं है। भावना ने कहा, अगर ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो ये तुम्हें छोड़ने क्यों आता है दिल्ली, और तुम्हें लेने भी आता है दिल्ली? बताओ, वरना मैं तुझे एग्जाम में बैठने नहीं दूंगी आज, और हम भी एग्जाम में नहीं बैठेंगे। एक साथ फेल होंगे और एक साथ अगले साल दोबारा एग्जाम देंगे। मोह ने कहा, यह क्या है? जाने दो ना, इतनी मुश्किल से पढ़कर आई हूं मैं, क्यों मेहनत वेस्ट करवा रहे हो? इसके बाद वो जाने लगी तो भावना और कुशल दोनों ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। मोह ने थोड़ा सा सच और थोड़ा सा झूठ दोनों का मिक्स कर दिया और कहा, यह मेरे होने वाले पति है। मैं जब 19 साल की हो जाऊंगी तब मेरी शादी होगी। मेरे पापा ने और उनके पापा ने एक दूसरे को जबान दी है। और मोह ने साथ के साथ पीछे की तरफ अपना हाथ रखकर उसे क्रॉस कर दिया था ताकि उसका झूठा सच हो जाए। मोह ने आगे कहा, उन्होंने कहा है कि मैं या तो 12th क्लास में या फिर कॉलेज में आने से पहले उनके साथ शादी कर लूं, इसलिए वो मुझे दिल्ली छोड़ने आते हैं। भावना और कुशल दोनों हैरान हो गए और बोले, लेकिन वो तो तुझसे बहुत बड़ा है ना। आई थिंक 10 साल के आसपास का फर्क है। एक खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती देखकर हर इंसान बोले कि यह आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह है, उसके साथ होता है अन्याय और वह घर छोड़कर भाग जाती है, पर अभी भी उसका दर्द कम करना भगवान को मंजूर नहीं था और फिर से एक बार बदलती है उसकी जिंदगी और उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे माफिया से जो करता है पूरे एशिया में राज। और अब होती है उसके जिंदगी की असली शुरुआत। कैसे बेरहम माफिया देता है उसे दर्द और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह पागल हो जाता है। उसके प्यार में उसकी मासूमियत से नहीं बच पाता है उसका दिल, और वह करने लगता है उसे बेइंतहा मोहब्बत। मासूमियत से भरी चांद की कहानी जो कर देती है एक डेविल माफिया को भी अपना दीवाना। इस स्टोरी को पूरा सुने, आप भी हो जाएंगे चांद के दीवाने। चैनल को सब्सक्राइब कर सर्च करें माफिया क्यूट गर्ल, माफिया क्यूट गर्ल। मोह ने अपना सिर नीचे किया और कहा, 9 साल का फर्क है, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ? मेरी फैमिली ने जबान दी है और मैं अपनी फैमिली का दिल नहीं तोड़ सकती। दोनों फैमिली में ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया है और मेरी उनके साथ एंगेजमेंट भी बहुत पहले हो गई है, बस शादी नहीं हुई है। इसके बाद मोह ने अपनी एंगेजमेंट को जो रुद्रम ने उसे पहनी थी वो उसे दिखा दी। वो दोनों उसे देखते रहे। उन्हें लगा ये कोई मामूली 100-200 की अंगूठी होगी, लेकिन नहीं, ये बहुत महंगी अंगूठी थी जो मोह अपने हाथ में हमेशा रखती थी। उसने एक तरीके से भागना और कुशल के मन में आने वाले सभी सवालों का जवाब थोड़ा झूठ और थोड़ा सही से दे दिया था। इसके बाद मोह ने कहा, एग्जाम देने चले। उन दोनों ने कहा, ठीक है चलते हैं, और उसके बाद वो दोनों एग्जाम देने चले गए। इसी तरीके से मोह के सारे एग्जाम खत्म हो गए और आज वो सारे के सारे राधे गांव की तरफ जाने वाले थे। फोन करके मोह ने मनोहर को भी कहा था कि वह भी चले, लेकिन मनोहर का जाने का मन नहीं था और पता नहीं क्यों अब राधे गांव के बारे में सुनता था तो उसे गुस्सा आता था। शायद इसीलिए क्योंकि उन गांव के लोगों के लिए उसने तो बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में उन्होंने क्या किया? उसकी बेटी को प्रथा के चलते एक बड़े आदमी के साथ बांध दिया। वो तो शुक्र था कि यह आदमी उसकी बेटी के लिए एकदम सही साबित हो। अगर वो सच में उसकी बेटी के लिए भी एक डेविल होता तो सच में अगर वो उसे शादी करने के लिए कभी न मानता तो गांव वाले कब के मोह को जलाकर मार चुके होते। इसीलिए मनोहर कभी नहीं चाहता था कि वो वापस राधे का हो जाए और वो को भी नहीं भेजना चाहता था। लेकिन रुद्र उसके साथ था और उसे हवेली में ही रहना था जहां पर पूरी सिक्योरिटी थी, इसीलिए उसने उसे जाने दिया। सब एक कार में थे और रुद्रम और मोह एक कार में बैठे हुए थे। ड्राइवर आगे बैठा हुआ था और उसने ड्राइवर से कहा, ये पार्टीशन ऑन करो। ड्राइवर ने पार्टीशन को ऑन कर दिया और उसके बाद रुद्र ने मोह को अपनी गोदी में बैठा लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। मोह ने उसकी गर्दन में अपने हाथ डाले और उसे किस करने लगी। दोनों एक दूसरे के किस में पूरी तरह से खो चुके थे। पार्टीशन ऑन होने के बाद साउंड प्रूफ सिस्टम भी ऑन हो गया था, जिस वजह से आगे ड्राइवर को जरा भी खबर नहीं थी कि पीछे क्या हो रहा है। उसे वैसे तो पता था कि पीछे हो क्या रहा होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस हिसाब से हो रहा होगा, किस शिद्दत और नजाकत के साथ ये सब हो रहा होगा। वही रुद्रम ने मोह को बिल्कुल सीट पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर जाकर उसके गले पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। मोह काफी ज्यादा तेज हो गई थी, लेकिन वो फिर भी रुद्रम के हर एक टच को अपने एहसास में महसूस कर रही थी। रुद्रम के हाथों की पूरी बॉडी पर ऊपर से नीचे मूव कर रहे थे, लेकिन उसने जरा भी कोशिश नहीं की कि वो मोह के कब्जों के अंदर अपना हाथ डाले। लेकिन वैसे भी इतना भी एहसास मोह के लिए काफी था रुद्रम के प्यार में पड़ने के लिए, और वो सच में धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ रही थी। तभी अचानक से रुद्रम का फोन बजने लगा और उसने उसे पहले तो इग्नोर किया, लेकिन जब लगातार फोन बजने लगा तो उसने उसे उठाया। देखा कि स्कूल के किसी स्टाफ से फोन आ रहा था। उसे समझ नहीं आया कि स्कूल से फोन क्यों आ रहा है जब अमरेंद्र जी, अजय और कविता वहां पहले से मौजूद है। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी ने कहा, मलिक, आग लग गई है स्कूल के अंदर और बड़े साहब स्कूल के अंदर फंस गए हैं। एपिसोड 49। जैसे ही दूसरी तरफ से स्कूल के स्टाफ ने ये कहा कि स्कूल में आग लग गई है और अमरेंद्र सहित पूरा परिवार उसमें फंस गया है, तो रुद्रम हैरान हो गया। उसने मोह को अपने आप से आजाद कर दिया। मोह, जो उसके एहसासों में डूबी हुई थी, बिल्कुल ही हैरान हो गई और बोली, क्या हुआ बाबू साहब? रुद्रम ने बिना मोह की बात पर ध्यान दिए ड्राइवर से कहा, गाड़ी को स्कूल की तरफ मोड़ो। उसके बाद रुद्रम ने अपनी ऊपर के 2 शर्ट के बटन जो खोल दिए थे उन्हें बंद किया और मोह को भी ठीक से बैठने का इशारा किया। रुद्रम के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, लेकिन परेशानी जरूर थी। मोह ने सवाल किया, क्या हुआ बाबू साहब, किसका फोन था? मोह की बात सुनकर रुद्रम ने कहा, कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद गाड़ी स्कूल की तरफ थी। जब मोह ने गाड़ी के अंदर बैठे बैठे स्कूल को आग की लपटों में घेरा देखा तो मोह डर गई और बोली, आज तो स्कूल में दादाजी, दादी जी और पापा आने वाले थे ना? रुद्रम ने अभी भी कुछ नहीं कहा और वो गाड़ी से उतर गया। उसने मोह से कहा, तुम गाड़ी में ही बैठी रहना, उतरोगी नहीं यहाँ से। रुद्रम की बात सुनकर मोह ने कहा, प्लीज मुझे भी चाहिए ना, अपने साथ लेकर चलिए।
रुद्रम ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए शांति से यहीं कार में बैठी रहो। फिर उसने ड्राइवर से कहा कि वो मोह का पूरा ध्यान रखे। उसके बाद वो खुद स्कूल की तरफ बढ़ गया। बाहर बहुत सारे लोग थे, गांव वाले भी आ गए थे और वे पानी से स्कूल में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग अंदर फंसे हुए थे और उन फंसे हुए लोगों में अमरेंद्र जी, कविता जी और अजय भी शामिल थे। रुद्रम अंदर जाने लगा, लेकिन जो फायर ऑफिसर्स वहां आए थे उन्होंने रुद्रम को अंदर जाने से मना कर दिया। वहां पहले से ही ज्योति और मानसी मौजूद थी। ज्योति ने फायर पुलिस को तुरंत कॉल करके बुलाया था और मानसी अपने पति के लिए बहुत ज्यादा रो रही थी। अमरेंद्र भी वहां था और वो पुलिस से बात कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि यह कैसा सिस्टम है, और गांव से दूर जो थाना था वहां के पुलिस वाले तो सिर्फ निचले थे, वो कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। इसलिए रुद्रम ने तुरंत गवर्नमेंट को अपने असिस्टेंट के थ्रू एक मेल करवा दिया कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स वहां काम कर रहे हैं उनका तुरंत सस्पेंशन लेटर निकाला जाए। उसे पता था कि गवर्नमेंट के मामले में वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन फिर भी अगर वो ज्यादा प्रूफ के साथ मेल करेगा तो उन पर एक्शन जरूर लगेगा। रुद्रम बाहर खड़ा था और अंदर से कविता जी के रोने की आवाज, अमरेंद्र जी की बचाओ बचाओ की आवाज और अजय की आवाज आ रही थी। वो सब फंसे हुए थे। रुद्रम ने कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ। वही मोह गाड़ी में बैठी थी, लेकिन वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। ये देखकर ड्राइवर ने कहा, प्लीज मैडम अंदर बैठी रहिए, वरना सर हमें बहुत डांटेंगे, शायद जान से भी मार देंगे। मोह बोली, वो कुछ नहीं करेंगे, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए ना। वो खिड़की के पास आकर अपना हाथ लगाकर अंदर की तरफ देख रही थी। रुद्रम ने उसे मना कर दिया था अंदर जाने से और गाड़ी को बाहर से लॉक कर दिया था ताकि मोह चकमा देकर बाहर न निकल जाए। रुद्रम को पता था कि मोह ड्राइवर को चकमा देकर बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उसने ही उसे चकमा देना भी सिखाया था। मोह को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, आपको क्या लगता है बाबू साहब, अगर आप मुझे ऐसे बंद कर देंगे तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी? मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। रुद्रम ने फायर ऑफिसर की बात नहीं सुनी और वो सीधा स्कूल के अंदर चला गया। बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और वो अब हल्की हल्की टूटने भी लगी थी। फिर भी उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उसे आग के दूसरी तरफ कविता जी एक कोने में बेहोश पड़ी नजर आई। शायद वो चिल्लाते चिल्लाते थक गई थी, उनकी एनर्जी भी खत्म हो गई थी और वो पहले से ही हॉट पेशेंट थी, इसीलिए शायद जल्दी बेहोश हो गई थी। रुद्रम को अपनी दादी के लिए सबसे ज्यादा डर और परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनकी जान जाने का खतरा सबसे ज्यादा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आग के दूसरी तरफ कैसे जाए। तभी उसे एक छोटा सा रास्ता नजर आया जो आग के दूसरी तरफ जा रहा था, और वहां आग नहीं लगी हुई थी, इसलिए वो उसी तरफ चला गया और आराम से खुद को बचाते हुए आग के दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा जिस चीज से आग लगनी शुरू हुई थी, वो चीज नीचे गिर गई और वहां पर भी आग लग गई। रुद्रम ने उसकी परवाह किए बिना जल्दी से कविता जी के पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश थी। रुद्रम को थोड़ा दूर अजय जी दिखे जो कविता जी के पास आने की कोशिश कर रहे थे। रुद्रम उनके पास गया और नीचे झुककर कविता जी के गालों को पकड़ा। उसने कहा, माँ माँ उठो, माँ माँ। रुद्रम ने कविता जी को गोद में उठाया और अजय से कहा कि वो उसके पीछे पीछे चले। रुद्रम किसी तरह से आग से निकलने में कामयाब हो गया। बाहर जो अस्पताल की टीम आई हुई थी उन्होंने स्ट्रेचर पर कविता जी को लेटाया और डॉक्टरों ने उनकी जांच शुरू कर दी। अजय जी को भी थोड़ी बहुत चोट आई थी, इसलिए उनकी ड्रेसिंग की जाने लगी। मानसी तुरंत अजय के पास आई और बोली, आप ठीक है ना? अजय ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। मानसी ने अजय के हाथ को देखा जिस पर हल्की सी खरोंच आ गई थी। वो कहीं से भी जले नहीं थे, भगवान की कृपा से वो सुरक्षित थे। उसने महादेव का धन्यवाद किया और डॉक्टर ने ड्रेसिंग करने के बाद अजय को जूस पिला दिया। मानसी ने खुद अपने हाथों से उसे जूस पिलाया। अजय ने कहा, ज्यादा टेंशन मत लो मानसी, मैं ठीक हूँ। अजय थोड़े गुस्से में थे, इसलिए मानसी बस उसके पास खड़ी रही और उसे देखती रही। ज्योति भी अपने पापा के पास आ गई थी। रुद्रम को हल्की सी आग की लपटों ने घेरा था, जिससे उसके कंधे पर हल्की सी जलने के निशान आ गए थे। डॉक्टर ने वहां पर भी दवाई लगाई और कहा, 2-4 दिन में ये घाव धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए और प्लीज दोबारा मत जाइए। अगर यह घाव दोबारा आग की लपटों में आया तो खतरनाक हो सकता है। रुद्रम ने हाँ में सिर हिलाया। तभी मानसी ने कहा, और पिताजी वो कहाँ है? रुद्र ने अपने सर पर हाथ मारा, क्योंकि वो कविता जी के बेहोश होने पर अमरेंद्र जी को बिल्कुल भूल गया था। तभी ड्राइवर जल्दी से भागकर रुद्र के पास आया और अपना सर झुकाते हुए बोला, सर वो मैडम गाड़ी से भाग गई है। रुद्रम हैरान हो गया और मानसी ने कहा, मैडम? फिर उसने रुद्रम को देखा और तुरंत समझ गई कि मोह भाग गई है। रुद्र ने अपने आदमियों को तुरंत फैलने का आदेश दिया और कहा, मोह को ढूंढो, वो कहाँ चली गई है। मोह सबको चकमा देते हुए स्कूल के अंदर आ गई थी। उसने देख लिया था कि अजय जी और कविता जी तो आ गए हैं, लेकिन अमरेंद्र जी नहीं है, इसीलिए उसने ड्राइवर से कहा कि वो उसके लिए पानी लेकर आए। कुछ सेकंड के लिए ड्राइवर ने गाड़ी का लॉक खोल दिया। इस दौरान मोह ने ड्राइवर के पिछले दरवाजे को हल्का सा खोल दिया, ताकि अगर ड्राइवर उसे बंद भी करे तो भी दरवाजा खुला रहे। जब ड्राइवर पानी लेकर वापस आया तो मोह ने पानी पिया और फिर उसे वापस दे दिया। ड्राइवर फिर सामने देखने लगा और मोह ने खुद को सीट के नीचे झुका लिया ताकि ड्राइवर उसे रियर व्यू में न देख सके। उसने ध्यान से दरवाजा खोला और गाड़ी से उतर गई। फिर वो पिछले रास्ते से स्कूल के अंदर चली गई। इस रास्ते के बारे में रुद्रम को भी नहीं पता था, लेकिन मोह जानती थी, क्योंकि वो उसी स्कूल में पढ़ी थी। स्कूल के अंदर आकर वो हर जगह अमरेंद्र जी को आवाज लगाने लगी, दादाजी दादाजी। तभी उसे क्लासरूम वाले एरिया से किसी के खांसने की आवाज आई। वो उस ओर बढ़ी कि अचानक छत की एक लाइन नीचे गिर गई। वो पीछे हट गई। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तभी रुद्रम का एक आदमी रुद्रम के पास आया और बोला, सर हमने मोह मैडम को स्कूल के पीछे वाले रास्ते से अंदर जाते देखा है। रुद्र ने कहा, एक और रास्ता है स्कूल में, उसे इस बारे में पता नहीं था।
अजय ने कहा, हाँ, एक और रास्ता है स्कूल में। शायद मोह को इसलिए पता है क्योंकि वो यहाँ बड़ी है। जाओ और उसे बचा लो। वो पापा को बचाने के लिए स्कूल के अंदर चली गई है। मोह ने अपने दुपट्टे से खुद को पूरी तरह ढक लिया और वो क्लासरूम वाले एरिया के कॉरिडोर में चलने लगी। तभी उसे एक बाल्टी पानी नजर आई। शायद क्लीनिंग स्टाफ ने स्कूल को साफ करने के लिए रखी थी। उसने देखा कि पानी साफ था। उसने बाल्टी उठाई, उसमें से पानी लिया और क्लास के बाहर फेंक दिया, जहां अमरेंद्र जी एक बेंच के नीचे फंसे हुए थे। वो तुरंत अंदर आए और अमरेंद्र जी को उठाया। दादाजी, आप ठीक है ना? अमरेंद्र जी, जो हल्की बेहोशी की हालत में थे, किसी की आवाज सुनकर होश में आए। जब उन्होंने मोह को देखा तो उनकी आंखें हैरानी से भर गईं। फिर उन्होंने पूरे कमरे को देखा और बोले, तू पागल है क्या बेटी? तू यहाँ क्या कर रही है? मोह ने उन्हें ठीक से उठाया और बेंच पर बिठाते हुए बोली, मैं आपको बचाने आई हूँ। अमरेंद्र जी ने कहा, तेरा पति कहाँ है? वह भी आ सकता था, अपने आदमी को भेज सकता था। कैसी नाकारा है मेरा पोता, उसने कुछ नहीं किया। दादाजी, मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूँ, बल्कि वह तो मुझे गाड़ी में लॉक करके चले गए थे। मैंने ड्राइवर को चकमा दिया। सॉरी, अब चलिए जल्दी से पानी में डालकर अपनी आंखें बचा लीजिए, इससे पहले कि कुछ और गिर जाए। हमें जाना होगा, मोह ने कहा। कहते हुए मोह आगे आए, लेकिन आग लगी हुई थी। उसने तुरंत अपने सिल्क के दुपट्टे को पानी में भिगोया और अमरेंद्र जी को दे दिया और कहा, आप इसे पहन के रखिए। पानी में होने से ये दुपट्टा जल्दी आग नहीं पकड़ेगा। मोह और अमरेंद्र जी कॉरिडोर से बाहर तो आ गए, लेकिन अब आग और ज्यादा फैल गई थी। मोह ने अमरेंद्र जी को एक और किया। तभी उसने ऊपर देखा, छत की एक लाइन नीचे गिरने वाली थी। वो अमरेंद्र जी को लेकर थोड़ा पीछे हट गई, जिससे उसने अमरेंद्र जी को तो बचा लिया, लेकिन सामने की चिंगारी उसके चेहरे पर लग गई, जिससे उसके मुंह से चीख निकल गई। अमरेंद्र जी डर गए और उन्होंने तुरंत मोह का चेहरा अपनी ओर किया। मोह के माथे पर चिंगारी लग गई थी और वो जल गया था। अमरेंद्र जी ने उसे सीने से लगाया और दुपट्टे से ढक दिया, ताकि उसे और आग न लगे। फिर वो देखने लगे कि किस रास्ते से बाहर निकला जा सकता है। उन्हें एक रास्ता दिखा जहाँ आग कम थी। अमरेंद्र जी ने कहा, हम वहां से जाएंगे तो शायद बाहर पहुंच जाएंगे। मोह ने कहा, लेकिन वहां जाने से हमें आग का सामना करना पड़ेगा। हमें कोई ऐसा रास्ता चाहिए जहां पर आग ना हो। ये छोटा सा स्कूल उन दोनों के लिए भूल भुलैया बन गया था, क्योंकि आग ने रास्ते को ऐसे ब्लॉक कर दिया था कि वो स्कूल के गेट के पास होते हुए भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी मोह को पानी की बाल्टी याद आए। उसने कहा, एक मिनट, मैं अभी आए। फिर वो तुरंत कॉरिडोर में गई और पानी की बाल्टी लेकर आए। उसने कहा, इससे हम थोड़ी आग बुझा सकते हैं। और फिर उसने वो पानी वहां डाल दिया जहां आग कम थी। कुछ पल के लिए आग थम गई और वो आगे की ओर बढ़े। आग धीरे धीरे स्कूल के मेन गेट तक फैल चुकी थी, जहां स्कूल का नाम लिखा हुआ था। रूथ ने जब मोह को अमरेंद्र जी को सही सलामत बाहर लाते हुए देखा, तो उसकी जान में जाना है कि उसकी अट्रैक्शन और उसके दादाजी दोनों सुरक्षित है। तभी उसकी नजर स्कूल के नाम की ओर गई, जहां आग और ज्यादा फैल चुकी थी। वो हल्की सी नीचे लुढ़क रही थी और उन दोनों के ऊपर गिर सकती थी। रूथ ने उन दोनों को कहा कि वो वहीं थम जाएं, आगे न बढ़ें, लेकिन शायद उन्हें शोर के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया और वो आगे बढ़ते रहे। तभी मोह को हल्की सी टूटने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, जहां स्कूल का लोगो लगा हुआ था और वह गिरने वाला था। मोह ने तुरंत अमरेंद्र जी को आगे की ओर धक्का दे दिया और खुद भी आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी आग से जलती हुई लकड़ी पूरी की पूरी उसके ऊपर गिर गई और मोह के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। आभान ही। एपिसोड 50। 3 साल बाद नेपल्स, इटली। एक बहुत बड़े व्हाइट हाउस में हलचल मची हुई थी। अचानक से एक आदमी की जोरदार आवाज पूरे व्हाइट हाउस में गूंज उठी। सामने एक आदमी था जिसके हाथ में गन थी। उसने गन को सामने की तरफ पॉइंट किया, जहां कोई नहीं था। कुछ देर पहले जो वहां था, वो जमीन पर ढेर हो गया था और उसके सिर से ढेर सारा खून निकल रहा था। उस आदमी के दाहिने आंख पर एक मास्क था, जो काले रंग का था और काफी खतरनाक लुक दे रहा था। वहां पर उसके कुछ लोग भी खड़े थे। उसने अपनी भारी और सख्त आवाज में कहा, इसको उठाओ और इसकी सही जगह पर ठिकाने लगा दो। उसके आदमी आगे आए और उन्होंने उस आदमी की कोहनी को पकड़ा और फिर उसे घसीटते हुए व्हाइट हाउस से बाहर ले गए। उस आदमी के ठीक पीछे एक किंग साइज की चेयर थी, जो काफी लग्जरियस लग रही थी। वो उस पर बैठ गया और फिर वहां पर जितने भी बाकी के आदमी बचे थे, उन्हें कहा, इस जगह को ऐसे ठीक करो जैसे कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रिंसेस को पता चले। उस आदमी की बात पर उन्होंने अपने काम को शुरू कर दिया। अगले 15 मिनट में वो जगह बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं था। थोड़ी देर में एक नौकरानी ग्रीन टी एक बड़े से कप में लेकर आई और उसे उस आदमी के सामने रख दिया। उस आदमी ने ग्रीन टी ली और पीते हुए कहा, तारिक, मेरी प्रिंसेस को उठाओ, उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है। तारिक, जो व्हाइट हाउस की हेड सर्वेंट थी, वो बोली, पर वो तो नहीं उठेगी। उस आदमी ने कहा, कोशिश तो करो, क्या पता हो जाए। अगर नहीं उठती तो मुझे इंटरकॉम के थ्रू बता दो, मैं आ जाऊंगा। तारिक वहां से सीढ़ियों पर चढ़ गई और पहले फर्स्ट फ्लोर पर आए। फिर वो सेकंड फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ती हुई सेकंड फ्लोर पर गई और कॉरिडोर में चलते हुए चौथे कमरे के बाहर आ गई। उसने अपना हाथ जोड़ते हुए कहा, गणपति बप्पा मोरया, काश ये तूफान उठ जाए मेरे हाथों से। उसके बाद उसने ध्यान से उस बड़े से पिंक कलर के गेट पर अपने हाथ रखे और उसे अंदर की तरफ पुश करके खोल दिया। कमरा काफी बड़ा और लग्जरियस था और पिंक कलर का था। सामने बहुत बड़ी खिड़की थी, जिस पर पिंक कलर के ही पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ गोल शेप का बेड था, जिस पर एक लड़की ब्लैंकेट को पूरी तरह से अपने ऊपर किए हुए सो रही थी। तारिक ने अपने कदम लड़की की तरफ बढ़ाए और बेड के पास जाकर बोली, प्रिंसेस उठ जाए, प्रिंसेस प्रिंसेस उठ जाए। वो लड़की अपनी नींद में बोली, नहीं, उठाना नहीं, जाओ, कहकर उसने दूसरा तकिया उठाया और अपने चेहरे पर रख लिया। तारिक ने कहा, प्लीज उठ जाए प्रिंसेस। उस लड़की ने जवाब दिया, मैंने बोला ना कि नहीं उठाना, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। तारिक के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने उस आदमी को बुलाने के अलावा कुछ नहीं किया। वो कमरे में जाकर इंटरकॉम के पास गई और नंबर 3 डायल कर दिया।
इंटरकॉम सीधे हॉल में बैठे उस आदमी के पास पहुंच गया। उसने उसे उठाया और कहा, बोलो, तारिक आ रही है। तारिक ने कहा, सर वो मेरे से नहीं उठ रही है। उस आदमी ने एकदम से उठते हुए कहा, निकलो कमरे से बाहर, मैं आ रहा हूं अपनी प्रिंसेस को उठाने के लिए। उसके बाद वो आदमी पलटा और सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ गया। तारिक कमरे के बाहर ही खड़ी थी और फिर वो आदमी सीधा कमरे के अंदर गया और कमरे को अंदर से बंद कर दिया। वो आदमी सीधे बिस्तर की तरफ गया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने कहा, प्रिंसेस। उस लड़की के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, मैं आपकी प्रिंसेस नहीं हूं। यू नो दैट राइट? वो आदमी बोला, यस आई नो। फिर उसने कहा, चलो उठो। उस लड़की ने एकदम से अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया और खड़ी होकर उबासी लेते हुए कहा, आप इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? वो आदमी थोड़ा सा आगे आया और उसने लड़की के गाल पर किस कर दिया और कहा, क्योंकि मुझे तुमसे पहले बहुत सारी तैयारी करनी होती है। मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही सोता रहा तो तुम्हारा कॉलेज छूट जाएगा। उस लड़की ने कहा, प्लीज मास्क हटा दीजिए, मुझे आपके ऊपर यह मास्क अच्छा नहीं लगता। रुद्रम ने जैसे ही यह सुना उसने मास्क हटा दिया और फिर उस लड़की को अपनी गोद में उठाया। उसने अपना सिर रुद्रम के सीने पर रख दिया। उस लड़की धीरे से कहा, क्या मैं कॉलेज की छुट्टी कर लूं? मुझे नहीं जाना। रुद्रम ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, नहीं जाना तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद तुम्हारा एग्जाम शुरू हो जाएगा। उस लड़की ने अजीब नजरों से रुद्रम को देखा और बोली, प्लीज। रुद्रम ने अपना सिर न में हिलाया तो लड़की उसके ऊपर से उठ गई और कहा, अगर आपको मेरी बात माननी ही नहीं है तो मैं आपकी बात मानकर आपके पास क्यों हूँ? फिर वो बेड के ऊपर चढ़ गई और धीरे धीरे उसके ऊपर से उतर गई और सामने जो वॉशरूम था उसके अंदर चली गई। रुद्रम ने बेड को देखा जो बिखरा हुआ था। बाहर तारिक अभी भी खड़ी थी। उसने तारिक को अंदर बुलाया और कहा, ठीक करो इस कमरे को। फिर रुद्रम खिड़की के पास चला गया और अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर इटली के शहर को देखने लगा। तारिक ने पूरे कमरे को ठीक कर दिया। थोड़ी देर में वो लड़की बाथरूम से बाहर आई और फिर वो सीधे बेड पर जाकर लेट गई। उसे बहुत नींद आ रही थी। रुद्रम अपनी जगह से हिला और पीछे मुड़कर देखा। फिर उसने मोह के पैरों को छूकर उसे ठीक से ऊपर की तरफ कर दिया। मोह दोबारा सो गई थी। रुद्रम ने कहा, अब आप रात को 2 बजे तक पिक्चर देखेंगी तो यही हाल होगा। इसके बाद वो क्लोजेट रूम में गया और वहां से एक प्यारी सी ड्रेस लेकर बाहर आया। फिर उसने मोह को ठीक से बैठाकर सहारे बिठा दिया। वो सो रही थी और रुद्रम ने सामने से उसके बाथरूम को निकाला। एक ड्राई टॉवल से उसने मोह की नेक बॉडी को अच्छे से साफ किया। फिर उसने पहले उसके इनरवियर पहनाए और फिर उसे कपड़े पहनाए। मोह इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता भी नहीं चला कि उसके बाबू साहब ने उसे कपड़े पहनाए हैं। इसके बाद वो बाहर गया और अगले 15 मिनट बाद एक ट्रे में नाश्ता लेकर वापस आया। उसने नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखी और मोह के पास आकर बैठ गया। उसने कहा, अट्रैक्शन, चलो उठो, बहुत सो गई हो तुम। किसने कहा तुम्हें रात को 2 बजे तक पिक्चर देखने के लिए? लेकिन मोह सो रही थी और उस पर कोई असर नहीं पड़ा। रुद्रम ने गहरी सांस ली और फिर मोह का पसंदीदा पिज्जा का एक स्लाइस उठाया और उसे मोह के पास कर दिया। जैसे ही पिज्जा की महक उसकी नाक में गई, मोह ने तुरंत आंखें खोल दी और स्लाइस को हाथ से लेकर खाने लगी। उसने कहा, आपको कैसे पता कि मैं नाटक कर रही हूँ? रुद्रम ने जवाब दिया, मुझे सब पता है कि मेरी अट्रैक्शन कब नाटक करती है और कब सच में सो जाती है। मोह थोड़ा आगे आई और उसने रुद्रम के गालों को किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरे कपड़े बदलने के लिए, क्योंकि मैं खुद नहीं बदल सकती। तुम बहुत ज्यादा टाइटफुल कर रहे हो और आप मुझे कॉलेज भेज रहे हो। रुद्रम ने कहा, कॉलेज जाना पड़ेगा, मैं वहां की छुट्टी के लिए नहीं कह सकता। मोह ने पिज्जा खाते खाते कहा, कैसे हस्बैंड है आप, बिल्कुल भी अपनी वाइफ की कदर नहीं करते। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप मुझसे कभी प्यार नहीं करते, बस बोलते रहते हैं कि यू आर माई ऑब्सेशन, यू आर माई ऑब्सेशन। इसके बाद मोह बिल्कुल खामोश हो गई और उसने रुद्रम की तरफ देखा जो ट्रे को सामने की तरफ कर रहा था। उसने अपने सलाद की प्लेट को उठाया और खाने लगा। मोह जाकर सीधे उसके कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, सॉरी रुद्रम। रुद्रम ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मोह ने कहा, मैंने आपको अभी बोला कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आप मुझसे करते हो। अगर आप मुझसे इतना प्यार न करते तो शायद मैं कभी इस लाइफ को नहीं जी पाती और मर जाती। आपने मुझे एक नई लाइफ दी है। मैंने गलत बोला, मुझे पनिशमेंट चाहिए, इसीलिए जब मैं कॉलेज से आऊंगी ना तो आप देना पनिशमेंट। रुद्रम की आंखें सख्त हो गई और उसने कहा, आई नो कि तुम्हें किस टाइप की पनिशमेंट चाहिए, मुझे इसीलिए अपना ये फालतू का दिमाग थोड़ा काम पर लगाओ। उसने अपनी जीभ को बाहर निकाला और दोनों दांतों के बीच में फंसा लिया। उसने पूछा, तो कब होगा वह सब जो हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, मुझे वो आपके साथ करना है? रुद्रम ने कहा, अभी बहुत टाइम है। मोह ने कहा, आपने कहा था जब मैं 18 की हो जाऊंगी तब होगा, लेकिन नहीं, मैं यहाँ 20 से 21 की हो जाऊंगी कुछ महीनों में, और आप हैं कि बहुत गंदे हैं। रुद्रम ने पिज्जा का स्लाइस उठाया और मोह के चेहरे के पास लाकर कहा, खाओ इसे और चलो कॉलेज चलो, बहुत नखरे हो गए तुम्हारे। और सुबह सुबह नाश्ते में पिज्जा कौन खाता है? मोह ने जवाब दिया, मैं खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद रुद्रम और मोह कॉलेज के लिए निकल गए। रुद्रम ने मोह को उसके कॉलेज यानी कि नेपल यूनिवर्सिटी के बाहर छोड़ दिया और फिर वहां से अपनी कंपनी के लिए चला गया। ठीक उसी वक्त इंडिया में सुबह के 7 बजे बज रहे थे। इंडिया और इटली के टाइम में 3 घंटे का डिफरेंस था। एक लड़की 2 बच्चों के पीछे दूध का गिलास लेकर भाग रही थी और दोनों बच्चे उसे भगा रहे थे। ये सिंघानिया मेंशन का गलियारा था। राधिका और माहिर बहुत मस्ती से भाग रहे थे और नीचे की तरफ जहाँ पूरा परिवार पहले से बैठा हुआ था, मोह उनके पीछे पीछे भाग रही थी। राधिका अमरेंद्र जी के पास जाकर छुप गई और माहिर कविता जी के पास जाकर छुप गया। मानसी अचानक से मोह के सामने आ गई और बोली, क्या कर रही हो? मोह रुकी और बोली, ये देखो ना माँ, कितने बेकार बच्चे हैं, बिल्कुल भी दूध नहीं पी रहे, अपनी माँ को परेशान करते रहते हैं। मानसी पलटी और अपनी कमर पर हाथ रखकर राधिका और माहिर को देखा। राधिका ने कहा, क्यों, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? दादी माँ, मम्मी हमें गंदा दूध पिलाती है,
उसमें ना चॉकलेट है ना केसर, बस अच्छा दूध बनाने के नाम पर हल्दी डाल देती है। हमें हल्दी वाला दूध अच्छा नहीं लगता। अमरेंद्र जी ने राधिका को अपनी गोद में लिया और कहा, लेकिन तुम्हारी मम्मा तुम्हारे हेल्थ के लिए ये दूध देती है। मोह ने राधिका के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहा, पियो शांति से इसे। फिर उसने माहिर की तरफ बढ़ते हुए माहिर का दूध ले लिया और नीचे झुककर उसके कान को पकड़ते हुए बोली, अपनी बहन की बातों में मत आओ, अपनी मम्मी के अच्छे बच्चे बनो, इसीलिए शांति से पी लिया करो इसे। तभी बाहर से एक आदमी आया और बोला, ओह हेलो मैडम, खबरदार जो मेरे बच्चों को कुछ कहा। सभी ने गेट की तरफ देखा। वहां पर एक अनजान लड़का खड़ा था जिसने अपने पैंट की पॉकेट में हाथ रखा हुआ था। यह मशहूर बिजनेसमैन दर्शित महेश्वरी था। फिर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।